हेलो जी। कैसे हैं आप लोग। और आज आपका भाई लेकर के आया है क्लास 12 चैप्टर 4 का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। आज आपका भाई दिल से एकदम जबरदस्त मस्त तरीके से पढ़ाने वाला है और ये सीधा आपके दिमाग में मैं बैठा दूंगा। ये आपके भाई का वादा है। तो आप लोगों का मेरे इस बीए कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर आपका भाई दिल से स्वागत करता है और इस सेशन को एक नए अंदाज में नए तरीके से शुरू करता है। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले मेरे इस YouTube चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। एक खास बात है जी, मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना जो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पे ना मेरा व्हाट्सएप चैनल है। उस चैनल से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ जाना है जी, ताकि इस जो अभी मैं क्लास चला रहा हूँ इसका जो पीडीएफ है उसमें जरूर आपको मिल जाए। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को एक नए अंदाज में नए तरीके से पूरे एनर्जी के साथ में। ठीक है, तो चलिए आप देख रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, और इसमें आपको नोट्स में मिलेगा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो सीधा लड़ेगा एग्जाम में। चलिए तो पहला टॉपिक है, देख रहे हैं आप जनन को। क्या है जी जनन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु इस पृथ्वी पर आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले से ही रह रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होना ये संभव है तो किसके कारण? जनन के कारण। ठीक है जी। या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई भी प्रजाति का जीव जंतु होते हैं वो अपनी प्रजाति को नष्ट नहीं होने देते, अपनी प्रजाति को हमेशा बढ़ाए ही रखते हैं। तो ये किसके द्वारा संभव है? जनन के द्वारा। अच्छा एक बात बताइए जी, कोई भी प्रजाति का जीव जंतु, किसी भी प्रजाति का जीव जंतु ये चाहता है कि हमारी प्रजाति कम हो जाए? नहीं ना। तो उनकी प्रजाति किसके कारण बढ़ती है? तो वो बढ़ती है जनन के कारण। अतः आप जनन की परिभाषा दे सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसी उर्वर संतानों की उत्पत्ति करता है जनन कहलाता है। ठीक है, जनन क्या है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसी एक उर्वर संतान की उत्पत्ति करता है जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होता है जी, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, उनके द्वारा जो शिशु उत्पन्न होता है वो बिल्कुल अपने माता पिता से अलग होता है जी। उनका रंग रूप आकार लक्षण उनके माता पिता के लक्षण से बिल्कुल अलग होता है ना। जैसे एक उदाहरण है जी, गोरे माता पिता के लंबे संतान, गोरे माता पिता के काले संतान, लंबे माता पिता के नाटे संतान, नाटे माता पिता के लंबे संतान इत्यादि कई विभिन्नताएं लैंगिक जनन में देखने को मिलता है जी। लेकिन अलैंगिक जनन द्वारा जो जीव उत्पन्न होता है ना बिल्कुल अपने माता पिता के समान ही होता है, उसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं पाई जाती है। तो अब आप बोल ही सकते हैं कि जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या को क्या करता है? बढ़ाता है, अपनी प्रजाति को नष्ट होने से बचाता है और साथ ही साथ एक उर्वर संतान की उत्पत्ति भी करता है। आगे देखना है जी ब्रीसर क्या है जी। ब्रीसर देखना है जी, ब्रीसर क्या है? ब्रीसर क्या है जी? देखिए यह पुरुष का प्रमुख जनन अंग है जिसमें नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं। पुरुष का प्रमुख जनन अंग, पुरुष का प्रमुख जनन अंग, पुरुष का प्रमुख जनन अंग ब्रीसर है जी। पुरुष का प्रमुख जनन अंग कौन है? ब्रीसर। पुरुष का प्रमुख जनन अंग कौन है जी? ब्रीसर। और यह पुरुष का प्रमुख जनन अंग है और इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें निर्माण होता है किसका? नर युग्मक शुक्राणु का। ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु का। ब्रीसर पुरुष का प्रमुख जनन अंग है जिसमें नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं। ब्रीसर पुरुष का प्रमुख जनन अंग है जिससे नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं। आगे देखना है जी अंतराली कोशिकाएं। मैं पूछूं एक क्वेश्चन आपसे जी, कोई भी जीव अपनी प्रजाति को किस प्रक्रम द्वारा बनाए रखता है? तो आप कहोगे गुरु जी जनन के द्वारा। नर युग्मक को क्या कहते हैं?
शुक्राणु। ठीक है, आगे है जी अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं जिसे लीडिंग की कोशिकाएं भी कहा जाता है। अंतराली कोशिकाएं को क्या कहा जाता है? लीडिंग की कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं जिसे लीडिंग की कोशिकाएं भी कहा जाता है। इसके द्वारा नर हार्मोन एंड्रोजन का स्त्रवण होता है। ठीक है, अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं से ही नर हार्मोन एंड्रोजन का स्त्रवण होता है जी। फिर से बता दे जी, अंतराली कोशिकाएं जिसे क्या कहते हैं जी? लीडिंग कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं जिसे लीडिंग कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है, इसी कोशिका से नर हार्मोन एंड्रोजन का स्त्रवण होता है। आगे देखना है जी, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका से नर हार्मोन एंड्रोजन का स्त्रवण होता है। अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिकाएं से ही नर हार्मोन एंड्रोजन का स्त्रवण होता है। पोरस ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि। पोरस ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पोरस ग्रंथि को क्या कहा जाता है जी? प्रोस्टेट ग्रंथि। यह नर की प्रमुख जनन ग्रंथि है। अच्छा, पुरुषों की यह प्रमुख जनन ग्रंथि है। पोरस ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि है जी। देखना है जी, देखना है जी, ध्यान से देखना है जी। पोरस ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो नर यानी कि पुरुष की प्रमुख जनन ग्रंथि है जी। पोरस ग्रंथि जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पोरस ग्रंथि जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी ग्रंथि है जो नर की प्रमुख जनन ग्रंथि है। ठीक है जी, इसमें एक द्रव स्त्रावित होता है जिसे प्रोस्टेटिक द्रव कहते हैं। पोरस ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि से एक प्रकार का द्रव स्त्रावित होता है, उस द्रव को प्रोस्टेटिक द्रव कहते हैं जी। पोरस ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि से एक प्रकार का द्रव स्त्रावित होता है, उस द्रव को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटिक द्रव। और वो जो द्रव होता है प्रोस्टेटिक द्रव, वे श्वेत होता है, अम्लीय होता है और शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है जी, है ना। प्रोस्टेटिक द्रव होता है जी, प्रोस्टेटिक द्रव वो श्वेत होता है जी, है ना, वो अम्लीय भी होता है जी, और वो शुक्राणु जो होते हैं उनको सक्रिय भी बनाता है ना। आपसे पूछा जाए जी कि प्रोस्टेटिक द्रव जो है उसका स्त्रवण क्या है, तो पोरस ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि उसका स्त्रवण है, यानी कि प्रोस्टेटिक जो द्रव है वो कहां से स्रावित होता है? पोरस ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि से जी। ठीक है जी, पोरस ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि से नर की प्रमुख जनन ग्रंथि है जिसमें प्रोस्टेटिक द्रव स्रावित होता है। ये श्वेत होता है, अम्लीय होता है और साथ ही साथ शुक्राणुओं को सक्रिय भी बनाता है। आगे जी, काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि देखना है जी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। काउपर ग्रंथि एग्जाम के व्यू से तो और भी इंपॉर्टेंट है जी। काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि यह एक जोड़ी में होती है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है जी। काउपर ग्रंथि एक जोड़ी में होती है जी। काउपर ग्रंथि एक जोड़ी में होती है जो प्रोस्टेट ग्रंथि या पोरस ग्रंथि के क्या होती है जी? नीचे होती है जी। ठीक है, आगे देखना है जी, इसका स्त्राव क्षारीय द्रव है जी। काउपर ग्रंथि का स्त्राव क्या है जी? क्षारीय द्रव है। और पोरस ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि से जो द्रव स्त्रावित होता है उसे प्रोस्टेटिक द्रव कहते हैं जी। ठीक है, पोरस ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि से जो द्रव स्त्रावित होता है उसे प्रोस्टेटिक द्रव कहते हैं जी। और ये वाला जो है जी काउपर ग्रंथि एक जोड़े में होता है जो प्रोस्टेट ग्रंथि या पोरस ग्रंथि की क्या होती है? नीचे होती है जी। और इसका जो स्त्रवण है वो क्षारीय द्रव है जी। अब देखना है जी, ये मूत्र के अम्लीय माध्यम से शुक्राणुओं की रक्षा करता है। जो मूत्र का अम्लीय माध्यम होता है ना जी, मूत्र का अम्लीय माध्यम होता है, उसी से ये क्षारीय द्रव शुक्राणुओं की क्या करता है? रक्षा करता है जी। ठीक है, शुक्राणुओं की रक्षा मूत्र के अम्लीय माध्यम से कौन करता है? तो काउपर ग्रंथि का क्षारीय द्रव। ठीक है जी, चलिए आगे। शुक्राणु क्या है जी? शुक्राणु सूक्ष्म अगुणित कोशिकाएं है जी। शुक्राणु सूक्ष्म होता है जी, ये अगुणित होता है जी। शुक्राणु जो होता है जी, शुक्राणु होता है वो सूक्ष्म होता है और अगुणित होता है, और ये नर युग्मक कहलाता है जी, नर युग्मक कहलाता है। इसके अलावा इसका निर्माण जो होता है शुक्र जनन नलिकाओं में होता है जी। शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन नलिकाओं में होता है जी। आपसे मैं 3-4 प्रश्न इससे रिलेटेड पूछ सकता हूं। शुक्राणु की कोशिकाएं क्या होती हैं? तो आप कहोगे गुरु जी शुक्राणु की कोशिकाएं अगुणित होती हैं। फिर पूछेंगे कि ये जो शुक्राणु है
इसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे गुरुजी शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं। हम पूछेंगे कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन नलिकाओं में होता है जी। आगे देखना है जी वीर्य। वीर्य क्या है जी? वीर्य क्या है? ध्यान देना है जी, वीर्य क्या है? मैथुन के समय शीशन के शीर्ष भाग से मैथुन के समय मैथुन एक हस्त मैथुन होता है, एक सेक्स होता है ना? तो हस्त मैथुन कहिए या फिर सेक्स के द्वारा कहिए। हाँ, जो शीशन होता है जिससे मूत्र निकलता है शरीर से, उसी भाग से ना ये जो भाग निकलता है मैथुन के समय, जो द्रव निकलता है, उसी द्रव को हम वीर्य कहते हैं जी। ठीक है, वीर्य किसे कहते हैं? मैथुन के समय शीशन के छिद्र से जो द्रव निकलता है उसी को हम वीर्य कहते हैं। ठीक है जी। वीर्य में मौजूद शुक्राणुओं को जब छान करके अलग कर लिया जाता है तो जो द्रव बचता है जी उसे शुक्रिय जीव द्रव्य कहते हैं। जो वीर्य होता है उसमें से शुक्राणुओं को क्या किया जाता है? छान के जब क्या किया जाता है? अलग कर लिया जाता है, तो जो द्रव बचता है उसे शुक्रिय जीव द्रव्य कहते हैं। आपसे मैं पूछूं कि शुक्रिय जीव द्रव्य क्या है, तो आप कहोगे गुरुजी वीर्य को जब छान करके शुक्राणुओं से क्या किया जाता है? अलग कर लिया जाता है, तो एक द्रव बचता है, वही द्रव शुक्रिय जीव द्रव्य है जी। ठीक है जी। आगे देखना है जी नर प्रजनन तंत्र जी। नर प्रजनन तंत्र, ध्यान देना है जी नर प्रजनन तंत्र पर। यह नर प्रजनन अंग तथा उससे संबंधित ग्रंथियों से बना होता है जी। नर प्रजनन तंत्र होता है जी, नर प्रजनन तंत्र जो होता है जी, नर प्रजनन तंत्र होता है जी, वो नर प्रजनन तंत्र जो होता है वो नर प्रजनन अंग और उससे संबंधित ग्रंथियों से मिलकर बना होता है जी। नर प्रजनन तंत्र नर प्रजनन अंग और उससे संबंधित ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है जी। ठीक है जी। एक टॉपिक है ब्रीसर। क्या है जी? ब्रीसर। ब्रीसर नर जनन अंग है, ये आप लोगों को पता है, नर जनन अंग है ब्रीसर, जहां नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है तथा नर यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी स्त्रवण होता है। ठीक है जी। अच्छा, लीडिंग की कोशिकाएं से किसका स्त्रवण होता है? लीडिंग की कोशिकाएं से, तो वो एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो भी नर हार्मोन है, उससे स्त्रवण होता है ना? ब्रीसर प्रमुख नर जनन अंग है जी, है ना? प्रमुख नर जनन अंग कौन है? ब्रीसर है। प्रमुख नर जनन अंग कौन है? ब्रीसर है। और नर युग्मक शुक्राणु का ये निर्माण स्थल है। ठीक है। और नर यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी ये क्या करता है जी? स्त्रवण करता है। ठीक है। चलिए आगे, मादा प्रजनन तंत्र क्या है जी? तो मादा प्रजनन अंग और उससे संबंधित ग्रंथि से बना होता है। ठीक उसी प्रकार नर प्रजनन अंग और इससे संबंधित ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। मादा प्रजनन अंग और उससे संबंधित ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है। देखिए, नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र दोनों का डिफिनेशन लगभग समान ही है। नर प्रजनन तंत्र क्या है? नर प्रजनन तंत्र नर प्रजनन अंग और उससे संबंधित ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, और मादा प्रजनन तंत्र मादा प्रजनन अंग और उससे संबंधित ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। और अंडाशय देखना है जी। अंडाशय मादा का प्राथमिक जनन अंग है जी। अंडाशय मादा का प्राथमिक जनन अंग है, और ये ब्रीसर नर का प्राथमिक जनन अंग है। नर का प्राथमिक जनन अंग कौन है जी? ब्रीसर। और मादा का प्राथमिक जनन अंग कौन है जी? अंडाशय, है ना? और ब्रीसर में किसका निर्माण होता है जी? शुक्राणु का। तो अंडाशय में आप समझ सकते हैं किसका निर्माण होगा जी? अंडाणु का, है ना? शुक्राणु का निर्माण ब्रीसर में, तो अंडाणु का निर्माण किसमें होगा जी? अंडाशय में होगा जी। ठीक है जी। चलिए आगे देखना है जी। इसमें नर यौन हार्मोन कौन था? टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें मादा यौन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्त्रावित होता है जी, है ना? चलिए आगे देखना है जी। ध्यान देना है जी। आगे देखना है जी, ध्यान से देखना है जी। आगे क्या है? ग्राफियन पुटिक परिपक्व पुटिक है। ग्राफियन पुटिक जो है एक परिपक्व पुटिक है जिसमें अंड द्वितीयक ऑक्साइड के रूप में
और मियोसिस 2 में रुका रहता है। ग्राफेन पुटिक जो है परिपक्व पुटिक है। ग्राफेन पुटिक परिपक्व पुटिक है। जो ग्राफेन पुटिक होता है वो एक परिपक्व पुटिक होता है जो जिसमें अंड द्वितीयक और साइट के रूप में मियोसिस 2 में रुका रहता है। अंडोत्तर क्या है? अंडों का उत्सर्जन अंडोत्तर कहलाता है ना। मादा के अंडाशय से अंडों का उत्सर्जन अंडोत्तर कहलाता है ना। लेकिन ये क्या कहता है? द्वितीयक और साइड अवस्था में अंड का अंडाशय से निकलना जो मादा का महत्वपूर्ण अंग है ग्राफेन पुटिक के स्फुटन से होता है ना। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो कि मादा के अंडाशय से अंडों का उत्सर्जन अंडोत्सर्जन या अंडोत्तर कहलाता है। आगे निषेचन क्या है जी? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयित होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं जी। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयित होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं जी। नर युग्मक जो शुक्राणु होता है और मादा युग्मक जो अंडाणु होता है वो क्या होता है? जब संलयित होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं जी। ठीक है। और ये कहता है यह एम्पुलरी भाग में होता है। निषेचन किस भाग में होता है? एम्पुलरी भाग में। किसमें? निषेचन की प्रक्रिया किसमें होता है जी? बताइए। निषेचन की प्रक्रिया एम्पुलरी भाग में होता है जी। निषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है? एम्पुलरी भाग में। निषेचित अंड का गर्भकाल में विकास गर्भाशय के अंदर होता है। देखिए जो निषेचित अंड होता है वो गर्भकाल में उसका विकास गर्भाशय के अंदर होता है। निषेचित अंडों का विकास किसमें होता है? गर्भाशय के अंदर। वही निषेचित अंड शिशु के रूप में परिवर्तित होते हैं जी। ये बात को ध्यान देना है कि जो जब ये शुक्राणु अंडाणु है इसको शुक्राणु क्या करता है? भेदता है जी इसको। तो ये शुक्राणु है ये किसको भेदता है? अंडाणु को। तो ये निषेचित अंड कहलाता है जी। क्या कहलाता है जी? निषेचित अंड। और ये निषेचित अंड जाकर के इसका विकास कहाँ होता है जी? गर्भाशय के अंदर होता है जी। ठीक है जी। ठीक है ना जी। आगे देखना है जी। आगे क्या है जी? आगे है योनि। ध्यान देना है जी। योनि क्या है? योनि मादा का महत्वपूर्ण अंग है जी। योनि मादा का क्या है जी? महत्वपूर्ण अंग जिसमें सेक्स किया जाता है। ठीक है जी। आगे युग्मक जनन। यह युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यानी कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को जो युग्मक होते हैं नर युग्मक मादा युग्मक तो उसी के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यानी डायरेक्ट रूप में आप बोल सकते हैं कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। आगे शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो अंडाणु जनन क्या है? अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं ना जी, है ना। वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है। आगे ओजोनसिस। ओजोनसिस क्या है जी? ध्यान देना है जी। ओजोनसिस ओगोनियल कोशिकाओं से डिंब का निर्माण। जो ओगोनियल कोशिकाएं होती है उससे किसका निर्माण होता है? डिंब का। वही क्या है? ओजोनसिस है जी। ठीक है। ओगोनियल कोशिकाओं से किसका निर्माण? बताइए। ओगोनियल कोशिकाओं से किसका निर्माण? डिंब का निर्माण यानी मादा युग्मक का निर्माण। ठीक है जी। ओगोनियल कोशिकाओं से किसका निर्माण? ओजोनसिस क्या है? बताइए। ओजोनसिस क्या है जी? बताइए। ओजोनसिस क्या है? तो ओगोनियल कोशिकाओं से डिंब का निर्माण यानी मादा युग्मक का निर्माण ही क्या है? ओजोनसिस है जी। ठीक है जी। आगे स्पर्मिएशन क्या है जी? वीर्य नलिकाओं से शुक्राणुओं का निकलना स्पर्मिएशन है जी। स्पर्मिएशन क्या है जी? स्पर्मिएशन क्या है जी? स्पर्मिएशन क्या है जी? वीर्य नलिकाओं से शुक्राणुओं का क्या होना? निकलना। जो वीर्य नलिका होती है उससे क्या निकलेगा जी? शुक्राणु। वीर्य नलिकाओं से क्या निकलेगा जी? शुक्राणु। वीर्य नलिकाओं से क्या निकलेगा जी? शुक्राणु। तो वीर्य नलिकाओं से शुक्राणुओं के निकलने की प्रक्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं जी। आगे निषेचन एक युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन है। निषेचन में क्या होता है ना कि नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है। निषेचन में क्या होता है जी? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का क्या होता है? संलयन होता है जी। आगे प्रत्यारोपण क्या है जी? प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण क्या है? ध्यान देना है जी। प्रत्यारोपण
यह ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जाइगोट का मां के गर्भाशय एंड्रोमेट्रियम के साथ जुड़ाव है जी, है ना। जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जाइगोट का मां के गर्भाशय एंड्रोमेट्रियम के साथ जुड़ाव है जी, प्रत्यारोपण, है ना। प्रत्यारोपण में क्या होता है, जो निषेचित शुक्राणु अंडाणु होते हैं वो मां के गर्भाशय से क्या होते हैं, जाकर के जुड़ते हैं। उसके जुड़ाव किसके साथ होता है जी, एंड्रोमेट्रियम के साथ। किसके साथ जी, एंड्रोमेट्रियम के साथ, है ना, प्रत्यारोपण में। गर्भावस्था क्या है, गर्भावस्था क्या है, तो आरोपण से लेकर शिशु के जन्म देने तक की प्रक्रिया को गर्भावस्था कहते हैं। मतलब जब पेट में जब से शिशु का विकास होने की प्रक्रिया माने निषेचित अंड हो गया और प्रत्यारोपण उसका हो गया, यानी आरोपण हो गया गर्भाशय में, उस समय से लेकर जब तक शिशु मां के गर्भ से निकल न जाए तब तक वह गर्भावस्था ही गर्भावस्था का काल है। मतलब जब से मां के गर्भाशय में शिशु का विकास होना शुरू हुआ उस समय से लेकर शिशु के जन्म होने तक की प्रक्रिया को गर्भावस्था कहते हैं जी। आगे आगे देखना है जी, अपरा या प्लेसेंटा, अपरा या प्लेसेंटा जी, अपरा या प्लेसेंटा। तो मां के गर्भाशय का यह एक ऐसा भाग है अपरा या प्लेसेंटा, अपरा जिसे प्लेसेंटा के नाम से भी जाना जाता है, अपरा जिसे प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। यह मां के गर्भाशय का एक ऐसा भाग है जो जिसके माध्यम से शिशु का उत्सर्जन उसी भाग से होता है। शिशु का जो नाभिक होता है उस भाग से, नाभिक के भाग से ही मां के गर्भाशय से संयुक्त होता है और मां जो भोजन करती है वो किसको मिल पाता है, शिशु को मिल पाता है। अनेक प्रकार के विटामिन, ऑक्सीजन शिशु को ये सारे भोज्य पदार्थ कहां से मिल पाता है, अपरा प्लेसेंटा के माध्यम से। शिशु इन सारे पदार्थों का उत्सर्जन किसके माध्यम से करता है, अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं जी, मोरुला जिसे तूतक कहते हैं, मोरुला को क्या कहते हैं, तूतक। मोरुला को क्या कहते हैं जी, बताइए, तूतक। 8 से 16 कोशिकीय भ्रूण की ठोस अवस्था को मोरुला कहते हैं। जब 8 से 16 कोशिकीय, जब भ्रूण की ठोस अवस्था 8 से 16 कोशिकीय हो जाए, जब जो भ्रूण मतलब कौन सी होता है, शिशु, है ना। तो जब 8 से 16 कोशिकीय भ्रूण की ठोस अवस्था को मोरुला कहते हैं, है ना। जब भ्रूण की कोशिकीय अवस्था कितना हो जाए, जब भ्रूण की कोशिकीय अवस्था कितना हो जाए, 8 से 16, जब भ्रूण की कोशिकीय अवस्था कितना हो जाए, 8 से 16, तो इस अवस्था को मोरुला कहते हैं। आगे ब्लास्टोसिस्ट क्या है जी, बताइए। गेंदनुमा खोखला भ्रूणीय अवस्था जो मादा के अंडाशय एंड्रोमेट्रियम से जुड़ता है, ऊपर ही बताया गया, एंड्रोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, जाके जुड़ता है, जिसमें जो निषेचित अंड होते हैं मां के गर्भ में जाके स्थित हो जाता है, यानी उसका विकास वहां से शुरू हो जाता है। फिर से समझिए, गेंदनुमा खोखला भ्रूणीय अवस्था, गेंदनुमा खोखला भ्रूणीय अवस्था जो मादा के अंडाशय एंड्रोमेट्रियम से जुड़ता है। मादा के अंडाशय किससे जुड़ता है, एंड्रोमेट्रियम से। चलिए आगे, फीटल झिल्ली क्या है, फीटल झिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फीटल झिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है जी। यह गर्भस्थ शिशु का अतिरिक्त झिल्ली है जी। गर्भस्थ शिशु जो होता है, गर्भस्थ शिशु, गर्भ में स्थित शिशु, मां के गर्भ में स्थित शिशु का एक, मां के गर्भ में स्थित शिशु का एक अतिरिक्त झिल्ली है जी, ये फीटल झिल्ली, फीटल झिल्ली है जी। फीटल झिल्ली मां के गर्भ में जो शिशु स्थित होता है उसके ऊपर अनेक प्रकार की झिल्लियां रहती है, वही झिल्लियां अतिरिक्त झिल्ली है जी। उसमें कौन कौन सी झिल्ली होती है जी, एमनियोन होता है जी, कोरियोन होता है जी, हाँ, एमनियोन, कोरियोन, ये फीटल झिल्ली है जी। एमनियोन, कोरियोन क्या है जी, फीटल झिल्ली। एक और है एलेंटियोस तथा योग थैली, ये सब के सब क्या है, बताइए, फीटल झिल्ली है। जो शिशु का, जो गर्भस्थ शिशु होता है उसका अतिरिक्त झिल्ली होता है जी, है ना। गर्भस्थ शिशु का अतिरिक्त झिल्ली कौन कौन है जी, बताइए। तो आप कहोगे गुरुजी गर्भस्थ शिशु का अतिरिक्त झिल्ली, गर्भस्थ शिशु का अतिरिक्त झिल्ली अम्नियोन है, कोरियोन है, एलेंटियस है, योग थैली है। ठीक है, चलिए, कोरियोन क्या है जी, ध्यान देना है जी, कोरियोन पर, कोरियोन पर देखना है जी, कोरियोन पर। कोरियोन अतिरिक्त झिल्ली जो माता के गर्भाशय परांकुर से मिलकर अपरा प्लेसेंटा का निर्माण करता है, कोरियोन। अभी बोले कोरियोन एक, कोरियोन एक जो है वो कौन सी झिल्ली है जी,
कोरियन कौन सी झिल्ली है? देख लीजिए, फीटल झिल्ली है, यानी अतिरिक्त झिल्ली है। गर्भस्थ शिशु का अतिरिक्त झिल्ली कौन है? कोरियन है ना, ये फीटल झिल्ली कहलाता है। ठीक है, कोरियन अतिरिक्त झिल्ली है जो माता के गर्भाशय परांकुर से मिलकर आप्रा प्लेसेंटा का निर्माण करता है। आप्रा प्लेसेंटा के निर्माण में किसका मदद होता है जी? कोरियन का, है ना। आप्रा प्लेसेंटा के निर्माण में किसका मदद होता है जी? कोरियन का। किसका जी? कोरियन का। किसका जी? कोरियन का। आप्रा या प्लेसेंटा वह माध्यम है जिसके माध्यम से शिशु अपने शरीर का सारा उत्सर्जन करता है ना, है ना। ठीक है, आप्रा प्लेसेंटा के माध्यम से, मतलब गर्भस्थ शिशु को जो भी भोजन वगैरह मिलता है वो किसके माध्यम से मिलता है? आप्रा या प्लेसेंटा के माध्यम से ही मिल पाता है। आप देखना है जी, अतिरिक्त झिल्ली जो माता के गर्भाशय परांकुर से मिलकर आप्रा प्लेसेंटा का निर्माण करता है जी। ध्यान देना है जी, प्रसव, प्रसव, ध्यान देना है जी। शिशु के जन्म होने की प्रक्रिया को भी प्रसव कहते हैं। जब गर्भकाल खत्म हो जाता है तो शिशु का क्या होता है? जन्म होता है, वही प्रक्रिया प्रसव कहलाता है। प्रसव क्या है जी? प्रसव क्या है? शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया को ही प्रसव कहते हैं जी। ठीक है, शिशु के जन्म देने की प्रक्रिया हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं जी, है ना। ये क्या कहता है जी? शिशु जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। देख लीजिए, यही बात है कि नहीं जी? शिशु के जन्म देने की प्रक्रिया को ही प्रसव कहते हैं। प्रसव पीड़ा क्या है? प्रसव के समय, प्रसव के जो कुछ समय होता है उस समय माँ के गर्भ में थोड़ा बहुत दर्द उत्पन्न होता है। प्रसव के जो समय आने लगता है जब, तो माँ के गर्भ में थोड़ा पीड़ा उत्पन्न होता है, वो प्रसव पीड़ा है जी। वो किसके कारण होता है जी? प्रसव पीड़ा, ध्यान देना है जी, प्रसव पीड़ा किसके कारण होता है? तो अल्प गर्भाशय संकुचन जो गर्भ अवस्था के अंत में शुरू होता है उसे प्रसव पीड़ा कहते हैं। जब गर्भ अवस्था का अंतिम चरण आता है ना जी, तो माँ के गर्भ में पीड़ा उत्पन्न होता है, वही पीड़ा प्रसव पीड़ा है जी। दूध स्त्राव, स्तन ग्रंथि से दूध का संश्लेषण और दूध का निकलना दूध स्त्रवण कहलाता है जी। माँ की स्तन ग्रंथियां जो होती है जी, उन स्तन ग्रंथियों से दूध का संश्लेषण होना, दूध का निकलना दुग्ध स्त्रवण कहलाता है जी। यह प्रसव के बाद होता है, यानी शिशु के जन्म देने के बाद ही होता है जी, है ना। माँ के स्तन से दुग्ध का स्त्रवण कब होता है जी? तो माँ के स्तन से दुग्ध का स्त्रवण तब होता है जब माँ शिशु को जन्म दे दी होती है, तब माँ के स्तन से दुग्ध का स्त्रवण होता है। चलिए आगे, एक स्वस्थ माँ द्वारा प्रतिदिन 1 से 2 लीटर दूध का स्त्रवण होता है लगभग। ध्यान देना है जी कि एक स्वस्थ माँ जो होती है प्रतिदिन लगभग 1 से 2 लीटर दूध का स्त्रवण करती है अपने शिशु के लिए, प्रतिदिन लगभग 1 से 2 लीटर। आगे, कोलेस्ट्रम क्या है जी? कोलेस्ट्रम, ध्यान देना है जी, कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम क्या है जी? कोलेस्ट्रम क्या है जी? ध्यान देना है, कोलेस्ट्रम तो मादा द्वारा स्त्रावित प्रथम दूध जिसमें प्रचुर पोषक सहित कई एंटीबॉडी होते हैं उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। माँ जब पहली बार दूध स्त्रावित करती है, माँ जब पहली बार दूध स्त्रावित करती है ना अपने स्तन से, तो उसमें बहुत ज्यादा पोषक होता है ना, बहुत ज्यादा पोषक तत्व होता है। वो पोषक तत्व जब शिशु को मिलता है तो शिशु हर एक बीमारी से लड़ने की शिशु को क्षमता मिलती है। इसलिए माँ का ही दूध शिशु को पिलाना चाहिए। जब शिशु जो है माँ का दूध पिएगा तो उसके अंदर ना काफी ज्यादा मतलब एनर्जी रहेगी, है ना, और अनेक प्रकार के वो रोगों से बच पाएगा, लड़ेगा रोगों से, है ना जी। देखना है जी, बर्थ हार्मोन क्या है जी? बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन है जो गर्भाशय संकुचन को बढ़ाता है प्रसव के लिए। जो प्रसव के लिए गर्भाशय संकुचन को बढ़ाता है उसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। प्रसव के लिए मतलब शिशु को क्या करने के लिए? जन्म देने के लिए। जो संकुचन नहीं होता है, संकुचन जिससे शिशु बाहर आए, है ना, तो ऑक्सीटोसिन है जो गर्भाशय संकुचन को क्या करता है जी? बढ़ाता है। जो गर्भाशय संकुचन को बढ़ाता है, गर्भाशय संकुचन का मतलब सिकुड़ना फैलना, गर्भाशय के सिकुड़ना और फैलना, यही गर्भाशय संकुचन कहलाता है जी। यह ऑक्सीटोसिन है, बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन है जो गर्भाशय संकुचन को क्या करता है? प्रसव के लिए बढ़ाता है जी। आगे देखना है जी, जनन स्वास्थ्य क्या है जी?
जनन स्वास्थ्य, ये तो अति आवश्यक है जी। जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य बहुत अति आवश्यक है जी। यह प्रजनन के सभी पहलुओं अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक में समग्र कल्याण को संदर्भित करता है। जनन स्वास्थ्य के माध्यम से शिशु को किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है जी। इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए जनन स्वास्थ्य के संदर्भ में, ताकि वो महिला वे पुरुष जो एक दूसरे से गैर संबंध बनाते हैं वे गैर संबंध ना बनाए। वो तो अपने शरीर को आनंदित करने के लिए, अपने मन को अच्छा लगने के लिए ये सारा कार्य करते हैं, लेकिन उसके शिशु पर क्या असर पड़ेगा ये बात वे लोग नहीं समझते हैं। तो इसलिए आप लोग, जो हमारा समाज है उसमें आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, उनको समझाओ जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। जनन स्वास्थ्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से मेरा ये कहना है। आगे जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या को लगातार बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है ना। जनसंख्या का लगातार बढ़ना जी, सुन रहे हैं जी, जनसंख्या का लगातार बढ़ना ही क्या कहलाता है जी? जनसंख्या विस्फोट ही कहलाता है जी। ठीक है, क्या? जनसंख्या को लगातार बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है जी। ठीक है जी, जनसंख्या को लगातार बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है जी। आगे जन्म नियंत्रण क्या है जी? जन्म नियंत्रण क्या है? जन्म दर को कम कर देना जन्म नियंत्रण है जी। हाँ, हम दो हमारे दो, हाँ, कि हम दो हमारे चार, हमारे 6, ये प्रोसेस रहा तो फिर से जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा जी। आप ही बताइए जी। तो जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है जी, जनसंख्या नियंत्रण। तो जन्म नियंत्रण को कम करना ही जनसंख्या नियंत्रण है जी, है ना जी। नहीं तो जन्म नियंत्रण के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। मन को रभाने के लिए कंडोम हो गया, इसका इस्तेमाल करके हम लोग सेक्स कर सकते हैं, शिशु की उत्पत्ति कम होगी। या फिर अनेक प्रकार की आजकल दवाएं भी मिल रही हैं, उन सारे जैसे मुलहम हो गया, उसको लगा करके हम सेक्स करेंगे तो किसी भी प्रकार का मतलब रोग उत्पन्न नहीं होगा जी, है ना। और शिशु जन्म दर भी शुक्राणु अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाएगा, शुक्राणु नष्ट हो जाएगा जी, तो जन्म दर कम ही होगा जी। तो जन्म नियंत्रण क्या है? जन्म नियंत्रण क्या है जी? तो जन्म दर को क्या करना? कम करना ही जन्म नियंत्रण कहलाता है जी।